एवरीवन, मैं गुंजन डीको इंडिया की तरफ से आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें से जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वो मान के रखिए इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन तो इस इनकमिंग बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने के लिए आगे तक बने रहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ। ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो किसका एग्जांपल है? ठीक है, रिएक्शन हमें दिख रही है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, एरो डाल के क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। ठीक है, इसने हीट यहाँ पे लिखा नहीं बट एक्चुअल में क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? तो उसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है ना। हमें पता है जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो रिएक्शन आपकी कौन सी होती है? दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, isn't it, in which many reactants combine to form the one product only, तो that reaction is your combination reaction। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। अब देखो कॉम्बिनेशन में हमें एक दिख रहा है कॉम्बिनेशन, बट साथ में इसने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी लिखा है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, बिकॉज हीट इज इन द प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, हीट रिलीज हुई है। ठीक है ना, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो रिएक्शन हमारी कौन सी जाएगी, ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हमें दोनों चीजों को चेक करना है। दो रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हीट रिलीज हो रही है, सो इट इज अ एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी है। तो कॉम्बिनेशन को देख के हमें गलती से डी पे टिक नहीं लगा देना है। ठीक है, साथ में ये भी चेक करना है कि वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का कॉम्पोजिशन क्या होता है? हमें पता है एक्वारेजिया इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। ये दो एसिड्स का मिक्सचर होता है विच इज यूज टू डिसॉल्व द मेटल्स। है ना, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, सिल्वर को डिसॉल्व करने के लिए हम एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्वारेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? तो एक्वारेजिया जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? एक्वारेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड HCl वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ HNO3। इजंट इट, ये दो इन एसिड्स का कॉम्बिनेशन हमारा कौन? एक्वारेजिया। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, उनका रेशो भी आपको याद रखना है। तो रेशो क्या है? 3:1। ठीक है, रेशो क्या है? 3:1। और इसी एक्वारेजिया के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी प्रीशियस मेटल को डिसॉल्व करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इट। ठीक है, तो रेशो क्या जाएगा एक्वारेजिया का? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और ध्यान से रेशो भी चेक कर लेनी है। रेशो क्या है? 3:1। रेशो क्या है? 3:1। ठीक है, तो एमसीक्यू को क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से हमें ऑप्शंस को चेक करना होता है। जल्दबाजी करेंगे तो हमारे से गलत टिक हो सकता है, सही आता हुआ हमसे गलत टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में रेशो क्या है? 3:1। डन ना ये? ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल। वो कौन से एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है? मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स एंड प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या पूछा है कि वो कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है? तो आपका कौन सा एसिड है? दैट इज द HNO3। याद रखना है, HNO3 अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना करके वो वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए। ठीक है, कि HNO3 जो ये एसिड है इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल। डन नहीं है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रीतम एडेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमें दे रखे हो तो उसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से टिक लगा देना है। ठीक है, तो प्रीतम एडेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। तो ये दो टेस्ट ट्यूब उसने प्रीतम को दे रखी है, पहली टेस्ट ट्यूब और ये हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ अ मार्बल। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? कुछ मार्बल के पीसेस है, और मार्बल हमें पता है क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखना हमें, जो मार्बल है, मार्बल्स क्या होते हैं? दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है? जिंक है। सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है? जिंक है। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व गैस इवॉल्व फ्रॉम बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब से गैस इवॉल्व होती है। तो दो टेस्ट ट्यूब प्रीतम को दे रखी है, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2। और टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर किसको डाल रखा है? मार्बल्स को। और टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर किसको डाल रखा है? जिंक को। और इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रीतम ने किसको ऐड करा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करा है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर किसको ऐड किया गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया गया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया गया है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और फिर क्या होता है? इन दोनों टेस्ट ट्यूब से गैस इवॉल्व होती है, तो पूछा जा रहा है वो कौन कौन सी गैस इवॉल्व होगी।
तो पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, मार्बल था, कैल्शियम कार्बोनेट था और उसके अंदर HCl डाल दिया था। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन था, जिंक था और उसके अंदर HCl डाल दिया था। तो क्या होगा, आफ्टर अ वाइल गैस इवॉल्व होती है। तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस निकलती हुई नजर आएगी, तो कौन है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में HCl अगर होगा तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, हमें दिख रहा है यहाँ पे कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट होने की वजह से पहली टेस्ट ट्यूब से कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो पहली टेस्ट ट्यूब से कौन सी गैस निकलने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है। ठीक है, और सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, जिंक है और हमारा डाइल्यूट HCl है। और देन फिर रिएक्शन हुई तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, हमें पता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ पे कौन बन जाएगा, हमारा जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट ट्यूब से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। है ना, ये तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, मार्बल था, इसलिए कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और एडिंग द डाइल्यूट HCl। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक है और HCl को ऐड करा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। है ना, ये तो कौन कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ध्यान से, पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। यानी आता है, ठीक है, तो मार्बल होने की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से पहली टेस्ट ट्यूब में तो कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड की, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी निकलने वाली है, हाइड्रोजन। डन ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। कॉम्पीट द मिसिंग वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो एक्स एंड वाई वेरिएबल है वो कौन है, वो हमें बताना है। ठीक है, रिएक्शन हमें दे रखी है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। जो लेड नाइट्रेट होता है वो कैसा होता है, एक्वस होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। पोटेशियम आयोडाइड वो भी कौन है, एक्वस है। तो एरो डाल के क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, बन क्या रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें उसका एक्स बताना है कि उसकी स्टेट क्या होगी। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो उसकी वाई बताना है, यानी कि उसकी स्टेट बतानी है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, ये जो दोनों चीजें बनी है, इनका हमें स्टेट बताना है कि वो किस किस स्टेट में बने हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड होता है, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो किस स्टेट में बनेगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा, इट विल फॉर्म्ड इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, जबकि जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो किस फॉर्म में बनने वाला है, इट विल फॉर्म्ड इन द एक्वस फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स कौन हो गया, एक्स इज अ सॉलिड हेयर, ओनली एस। और जो हमारा वाई है वो कौन हो गया, ए क्यू है, बिकॉज इट इज एक्वस। ठीक है, तो हमसे इसने पूछा है ये जो प्रोडक्ट साइड बने हैं उनका स्टेट क्या है। ठीक है, तो एक्स कौन है हमारे यहाँ पर, सॉलिड है। पोटेशियम आयोडाइड कौन है, सॉलिड है। जबकि पोटेशियम नाइट्रेट कौन है, एक्वस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जा रहा है ऑप्शन क्या जाएगा, एक्स हमारा सॉलिड था और वाई हमारा एक्वस है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। यानी आता है कि, ठीक है, तो यानी कि हमें दिख रहा है कि हमें जो हम रिएक्शंस लिख रहे होते हैं तो साथ में जो स्टेट होता है उस पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि इससे भी हमारा MCQ क्वेश्चन बन गया है ना। ये तो पोटेशियम आयोडाइड का स्टेट क्या है, सॉलिड है, और पोटेशियम नाइट्रेट का स्टेट क्या है, एक्वस है। डन ये, ठीक है, और एक्वस के लिए हमें पता है क्या यूज करते हैं हम, AQ, यानी कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when a new plant is formed as a result of a cross pollination from the different varieties of plant, the newly formed plant is what। ठीक है, तो क्या हुआ है, एक नया प्लांट बनाया, न्यू प्लांट को फॉर्म्ड किया है फ्रॉम द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ अ डिफरेंट वराइटीज, यानी कि दो डिफरेंट प्लांट लिए और दो डिफरेंट प्लांट के अंदर हमने क्या कर दी, क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया, यानी कि पहले वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करवा दिया। ठीक है, तो दो प्लांट के कॉम्बिनेशन से अगर एक नया प्लांट बनेगा तो हमें पता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, बिकॉज दैट प्लांट इज अ मिक्सचर ऑफ अ टू प्लांट। ठीक है, तो अगर दो प्लांट से अगर एक नया प्लांट बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो आंसर विल बी द डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू प्लांट बना है वो किससे मिलके बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट वराइटीज, यानी कि अलग अलग प्लांट की वराइटी से मिलके एक नया प्लांट बना है। तो अलग अलग प्लांट की वराइटी से अगर नया प्लांट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। यानी आता है कि, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन हमें पता ही है क्या होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन अगर एक फूल से दूसरे फूल के अंदर जा रहे होते हैं तो उसको हमें पता है क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है, इजंट इट। ठीक है, अब दो प्लांट के मिक्सचर से एक नया प्लांट अगर तैयार होगा तो उसको हमें पता है क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड। डन ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बायो का है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ द नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर का क्या काम होता है, अब क्वेश्चन आता है ये नोड ऑफ रैनवियर होता है क्या है। तो नोड ऑफ रैनवियर आपको पता है हमारे कौन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। बीच में कौन आ रही होती है, शॉन सेल्स आ रही होती है। शॉन सेल के बीच वाले गैप को क्या बोला जा रहा था, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो एक बार डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन का डायग्राम आपको पता है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पता है हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल जो होती है वो न्यूरॉन ही है। ठीक है, जिससे हमारा कौन बन रहा है, ब्रेन बन रहा है, स्पाइनल कॉर्ड्स बन रही है, ये सब।
ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये एंड में हमारा ये नर्व एंडिंग हो गई। ठीक है। तो ये बीच में ये सबसे जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। इस एक्सॉन के ऊपर जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शॉन सेल। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर ये जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शॉन सेल। यही बोला जाता है। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर ये जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, शॉन सेल। अब इन शॉन सेल के बीच का ये जो गैप होता है इसको ही क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये हमारे शॉन सेल्स हो गए। शॉन सेल के बीच वाले गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। तो अब इस नोड ऑफ रेनवियर का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर। हमें पता है ये जो हमारा कौन है, जो एक्सॉन है वो क्या करता है, हमारे इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करवाता है टू द नर्व एंडिंग। ठीक है, तो नोड ऑफ रेनवियर का क्या काम होता है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्व। इट कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। इट स्पीड अप द इम्पल्स ट्रांसमिशन या फिर इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ठीक है, तो जो हमारा नोड ऑफ रेनवियर है वो किसका काम करता है, इट प्रोवाइड्स द व्हाट, क्या काम करता है ये, इट कंडक्ट द इम्पल्स टुवर्ड द नर्व सेल बॉडी या फिर इट स्पीड अप द ट्रांसमिशन। तो आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, तो नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ट्रांसमिशन टुवर्ड्स द नर्व एंडिंग। ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और जो हमारा शॉन सेल्स होते हैं, ये शॉन सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द इंसुलेशन। ठीक है, यानी कि अंदर जो भी करंट जा रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है वो दूसरे सेल्स तक ना पहुंचे, तो ये शॉन सेल्स क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। शॉन सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रोकते हैं। यानी यहाँ तक कि ठीक है, तो नोड ऑफ रेनवियर का काम हमने देख लिया। और नोड ऑफ रेनवियर होता कहाँ पर है, शॉन सेल्स के बीच में होते हैं ये। ठीक है, अब देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ये भी बायो से ही है ना। तो चूज द मोड ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द ब्रायोफाइलम एंड प्लास्मोडियम। ब्रायोफाइलम और प्लास्मोडियम के थ्रू कौन सा असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, हमें पता है ब्रायोफाइलम की लीफ होती है और ब्रायोफाइलम की लीफ से ही क्या होता है, नए पौधे अराइज हो रहे होते हैं, इजंट इट। ये हमारी ब्रायोफाइलम की लीफ है। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम की लीफ के नॉचेस से क्या होता है, नया पौधा अराइज हो रहा होता है। एजेस से क्या होता है, नया पौधा अराइज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें पता है जब प्लांट के पार्ट से ही अगर नया पौधा अराइज हो रहा होता है, प्लांट के पार्ट से अगर न्यू प्लांट अराइज हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, इजंट इट। मेजोरिटी तो नया प्लांट कहाँ से बनता है, सीड से बनता है, फ्लावर से बनता है। बट अगर फ्लावर को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर प्लांट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इजंट इट। तो ब्रायोफाइलम की लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ से ही नया पौधा निकलता है, तो ब्रायोफाइलम के अंदर क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। यानी आता कि, और दूसरा हमारा कौन आ गया, प्लास्मोडियम। और प्लास्मोडियम में हमें पता ही है क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। एक सेल जो होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और देन एक नया प्लास्मोडियम्स अराइज करवाती है। देन ना ये, तो हमारे ब्रायोफाइलम के अंदर तो क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज न्यू प्लांट इज अराइज फ्रॉम द लीफ, नॉचेस ऑफ द लीफ। वाइल द प्लास्मोडियम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन, एक ही सेल बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। देन ना ये, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। यानी आता कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा फिजिक्स का। ठीक है, द क्वेश्चन क्या है, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज अ, जो नून के टाइम पे जो सन होता है वो व्हाइट अपीयर होता है, क्यों। हमें पता है अगर हम दोपहर के टाइम पे सूरज को देखें तो हमें वो व्हाइट कलर का नजर आता है, इंस्टेड ऑफ अ रेड, इंस्टेड ऑफ अ येलो, है ना, वो व्हाइटिश कलर का नजर आता है। इवन आसपास का आसमान भी हमें व्हाइट कलर का नजर आता है, क्यों। बिकॉज जो व्हाइट लाइट होती है, उस व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं वो सातों के सातों कलर जो होते हैं स्कैटर हो जाते हैं, सातों के सातों कलर फैल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये, वो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, या फिर ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, या फिर द ब्लू कलर्स इज स्कैटर्ड द मोस्ट, या फिर रेड इज द स्कैटर्ड द मोस्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या है, नून के टाइम पे जो हमारा सन है वो व्हाइट कलर का नजर आता है, बिकॉज ये सातों के सातों जो लाइट होती है, जो 7 की 7 रेज जो होती है, वो 7 कलर्स हमें पता ही है। हमारी ये कौन है, वो व्हाइट लाइट है। अब इस व्हाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं जो हमें पता है, और 7 कलर्स हमारे कौन है, दैट इज द विबग्योर। 7 कलर कौन है हमारे, विबग्योर, विच इज द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इजंट इट। ठीक है, तो नून के टाइम पे हमें सन जो है वो व्हाइट कलर का नजर आता है, बिकॉज ये सातों के सातों कलर जो होते हैं वो कम स्कैटर होते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, और लाइट अगर कम फैलेगी तो सातों के सातों कलर एक साथ जाएंगे, और 7 कलर्स अगर एक साथ जाएंगे तो कौन सा कलर अपीयर करवाएंगे, व्हाइट कलर। है ना, ये अगर ब्लू कलर फैलता है तो हमें आसमान नीले रंग का नजर आता है। ठीक है, तो जोन सा कलर फैलता है हमें वो कलर नजर आ रहा होता है। बट अगर कोई हमें व्हाइट कलर नजर आ रहा है, इट मीन व्हाट, कि कोई भी कलर स्कैटर नहीं हुआ है। ठीक है, तो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, दैट्स व्हाई एट नून द सन अपीयर्स टू बी व्हाइट। ठीक है, और हमें इसका रीजन भी पता है कि नून के टाइम पे जो हमारा
व्हाइट लाइट होती है वो कम स्कैटर इसलिए होती है क्योंकि नून के टाइम पर सूरज और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो कम होती है। ठीक है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से लाइट की जो स्कैटरिंग है, लाइट का जो फैलना है, वो भी क्या होता है, कम होता है। यानी आता कि ठीक है, तो सन अपीयर्स टू बी व्हाइट एट द नून टाइम बिकॉज ऑफ द लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द मैग्नेटिज्म ऑफ अ बार मैग्नेट मैक्सिमम। बार मैग्नेट के अंदर कहाँ पर मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा देखा जाता है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो बार मैग्नेट हमें पता है कौन सी मैग्नेट होती है, ये रेक्टेंगुलर मैग्नेट है ना। बार मैग्नेट हमें पता है इट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट। इधर कौन होता है, नॉर्थ होता है, इधर हमारा साउथ होता है। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, एंड सो ऑन, ऐसे ही हो रहा होता है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ देखने को मिलती है, एट पोल्स। ठीक है, और ये एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में ये, कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ देखी जाती है, तो यू विल से एट पोल्स। ठीक है, कि पोल्स जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा देखी जाएगी वहां पर मैग्नेटिज्म क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पोल्स पर होता है, बिकॉज पोल्स पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पेपर में ज्यादातर आता ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ ज्यादा होती है, यू विल से एट पोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाता है, एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, नियर द पोल्स, फार अवे फ्रॉम द पोल्स, या फिर नन ऑफ अबव। तो वी नो द आंसर, दैट इज नियर द पोल्स, कि पोल्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है। ठीक है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिज्म भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आता कि ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलो अब आगे देखते हैं। वो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विल्लाई से भी क्वेश्चन एक आधा ये हमसे पूछता ही है। ठीक है, देखो क्या है, द विल्लाई प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्प इन द वॉट। हमें पता हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है ना, तो ये हमारी कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है, हमें पता है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विल्लाई बोलते हैं। इजंट इट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रश बॉर्डर होता है। उस ब्रश बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, विल्लाई बोलते हैं, है ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस विल्लाई, विल्लाई का क्या काम होता है, दिस विल्लाई हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि सिंपल फूड को ये ब्लड में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विल्लाई, emulsification, breakdown of protein, absorption of the digested food। तो आंसर विल बी द सी। ये विल्लाई क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, सिंपल फूड को ये ब्लड में ट्रांसफर करने का काम करते हैं हमारे कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन की विल्लाई। ठीक है, अगर विल्लाई अगर हमारी बॉडी की डैमेज अगर हो जाती है तो ब्लड के अंदर सिंपल फूड का ट्रांसमिशन रुक जाता है, और सिंपल फूड नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं विल्लाई ये। ठीक है, तो विल्लाई हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द सिंपल फूड, ये सिंपल फूड को कहाँ भेजते हैं, इनटू द ब्लड भेजते हैं। यानी आता है कि और सिंपल फूड का ब्लड में जाने क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यानी ठीक है, तो विल्लाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज इन द वुडी स्टेम ऑफ द प्लांट। अब जो गैसियस एक्सचेंज को देख के तो आपको क्या लग रहा होगा, भाई गैसियस एक्सचेंज है तो यहाँ पर तो स्टोमेटा की भी बात हो रही है, लेकिन इसने आगे क्या बोल दिया, गैसियस एक्सचेंज इन द वुडी स्टेम, कि स्टेम के अंदर गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है। गैसियस एक्सचेंज अगर ये पत्तियों के अंदर बोल रहा होता, लीव्स के अंदर बोल रहा होता, तो हम बोलते स्टोमाटा इसका आंसर है। बट यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि गैसियस एक्सचेंज इन द वुडी स्टेम, इस स्टेम के अंदर गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, तो यू विल से लेंटिसेल। ठीक है, तो आंसर क्या है, लेंटिसेल है, तो याद रखना है ये। तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम, गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम। ठीक है, तो स्टेम के अंदर, तने के अंदर गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, बाय लेंटिसेल। ठीक है, बट अगर यहीं पर ही अगर वो गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स बोल देता, गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स बोल देता, तो हमारा आंसर क्या होता, तो हमारा आंसर स्टोमाटा होता। देन आंसर विल बी स्टोमाटा, है ना। ये तो इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, गैसियस एक्सचेंज को देखते ही स्टोमाटा पे टिक नहीं लगा देना है ना ये। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर हम जनरली जल्दबाजी की वजह से हम अपना गलत टिक लगा देते हैं और हमारे फिर मार्क्स भी बहुत फिर जल्दी से कट जाते हैं, है ना ये। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज इन द वुडी स्टेम इज ड्यू टू द लेंटिसेल्स, यानी आता कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एजर्शन रीजन से। ठीक है, और हमें पता है एजर्शन रीजन के हमारे दो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और हमें पता है एजर्शन रीजन को करना क्या है, हमें इसमें दो स्टेटमेंट्स उन्होंने दे रखी होगी, एजर्शन की और रीजन की। एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो हमें पता है ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। एजर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन बी जाएगा।
एजर्शन ठीक है बट रीजन गलत हो तो ऑप्शन सी जाएगा, और एजर्शन फॉल्स हो रीजन ठीक है तो ऑप्शन डी जाएगा। ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए, ये पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायरुवेट इज अ सिक्स, देखो एजर्शन को ध्यान से पढ़े हम। एज पायरुवेट इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। पायरुवेट के अंदर सिक्स कार्बन ना होके तीन कार्बन होते हैं सिर्फ, इजंट इट, हमें पता है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एंड इन ईच पायरुवेट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ अ सिक्स कार्बन। तो एजर्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। और जब एजर्शन ही गलत हो जाए ना तो याद रखो ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, एजर्शन फॉल्स तो रीजन वो ट्रू हो भी सकता है। ठीक है, फिर भी रीजन पढ़ लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये ठीक है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है और ये फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, दैट इज करेक्ट। बट एजर्शन गलत हो गया, एजर्शन इसने बोल दिया कि एजर्शन इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, नहीं। आ पायरुवेट इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये गलत हो गया। पायरुवेट इज अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के अंदर छह कार्बन होते हैं पर ग्लूकोज के दो हिस्से हो जाते हैं। पायरुवेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। डन ना, ये तो एजर्शन गलत होने की वजह से ऑप्शन क्या करा जाएगा, ऑप्शन डी। डन नहीं आता कि ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट होता है ये वाला ही, जब एजर्शन ही गलत हो गया तो देन हमारा ऑप्शन डी चला गया। डन नहीं, फिर हमें रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When a charge particle enters in the direction of a uniform magnetic field, then it moves on the straight path without deviation. जब एक चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एंटर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है विदाउट विदाउट डेविएशन, है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही अगर वो जाएगा तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं होगा, तो ऑप्शन ये ठीक है ये। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। सही बात है ये। ठीक है, तो हमारा अगर चार्ज पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया सपोज, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यों ले लिया, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही जा रहा है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वैसे वैसे अगर चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो उस टाइम पर उन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगता है। और चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो डेविएट नहीं होगा, वो सीधा सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, तो एजर्शन ठीक है और रीजन भी इसने सही बताया है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए। तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए है। यानी यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो होप सो आप सबको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल में बने रहिए आखिरी तक। ठीक है, तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस, थैंक यू।